हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग फाइन पाठशाला। मैं प्रभाकर यादव आज केमिस्ट्री के चौथे लेक्चर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का बेटा जैसा हमारा कि चौथा लेक्चर है और आपको प्रॉपर क्लासें मिल रही हैं केमिस्ट्री की, मैथ्स की, फिजिक्स की, और ये चैप्टर ख़त्म होते ही आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एक चैप्टर हम केमिस्ट्री करेंगे, एक चैप्टर बायोलॉजी करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम एक एक चैप्टर को सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो आज जैसा कि पिछला लेक्चर में आपको हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सक्रियता श्रेणी के बारे में बात की थी, तो आज उसी के अगले क्रम में अपना अगली अभिक्रिया है, अगली रिएक्शन है प्रिसिपिटेट रिएक्शन और क्षेपण अभिक्रिया। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि और क्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है वे अभिक्रियाएँ जिनमें अवक्षेप प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। इनमें अवक्षेप का निर्माण होगा और अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जनरली आपके जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसमें सिर्फ इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अवक्षेप का। तो आपसे जनरली ये डिफिनीशन बोर्ड पूछता नहीं, लेकिन अगर मान लो 1-2 नंबर में आपसे क्वेश्चन को पूछ लिया तो आप ऐसी डिफिनीशन और ऐसा एक एग्जाम्पल लेकर आ जाएंगे और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए उदाहरण समझ लेते हैं। जब हम कैल्शियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है और जब इसकी रिएक्शन हुई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा, जब कैल्शियम क्लोराइड की हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिल गया। और ये बेटा जो होता है ये अवक्षेप होता है। ये क्या है, अवक्षेप। चूना पत्थर आप लोगों ने सुना होगा, तो वो यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिफिनीशन आप हेडिंग लगा के अपने कंप्यूटर पेपर में नोट करिए और एग्जाम्पल लिखिए, वॉच करके आप लोगों को करिए, फिर अगली डिफिनीशन हम बताते हैं आपको अगली अभिक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया अवक्षेपण अभिक्रिया, जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने यहाँ से बताया था कि आपको एक टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके बोर्ड में 1-2 रिएक्शन पूछ ली जाती है। रिएक्शन यहाँ से आएगी ही आएगी, कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है। वो आपको डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के जितने टाइप्स हैं उसमें से आ सकती हैं अपनी। और ये दोनों जो टॉपिक है उष्मा से क्षेपी और उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं, ये आपको केमिस्ट्री में कहीं भी साथ नहीं छोड़ेंगी। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये दोनों चर्चाएँ होंगी। बहुत अपने आप में फेमस हिटलर टॉपिक है ये दोनों एकदम। तो आइए जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ हमें ऊष्मा देनी पड़े, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम बाहर से उसमें ऊष्मा दें, मतलब हीट को दें, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऊष्मा शोषी कौन सी है, एंडोथर्मिक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें अभिक्रिया कराने के साथ साथ अगर अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें से ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी, हीट बाहर की तरफ निकलेगी, वो क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि डिफिनीशन में आपको लिखाया गया है। बेटा यहाँ पर मैं इसलिए लिखकर इसलिए लाता हूँ क्योंकि आपके टाइम को बचत करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जा सके, इसीलिए मैं लिखकर आता हूँ। तो लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आपके पेपर में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक।
मतलब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। तो ऐसे ही आपको डिफिनीशन लिखकर एग्जाम्पल को लिखना है। आइए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को बताता हूँ। इसका बेटा जर्नली फार्मूला क्या होता है, जैसे हमें A प्लस मिलकर AB दे रहा है, A प्लस बी मिलकर हमें AB मिल रहा है, और इसमें हमको क्या करना है, हीट देना है। इसके साथ क्या होगी, हमने क्या किया, इसमें ऊष्मा को दिया, तो ये इसका जर्नल फार्मूला हो गया। A प्लस बी मिलकर हमें AB दिए और उसमें हमने ऊष्मा दी, तो उसके साथ हमें प्लस में ऊष्मा को ऐड कर दिया। तो वह क्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे C प्लस O2 मिलकर हमें क्या देता है, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है तो इसमें हम 94 किलो कैलोरी ऊष्मा देते हैं, किलो कैलोरी ऊष्मा को देते हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन की और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड का हम निर्माण करवाए तो उसमें हमने कितनी एनर्जी दी, कितनी ऊर्जा को दिया, 94 किलो कैलोरी। ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, किलो कैलोरी। आई होप कि आप लोग कितना यूनिट और उसका ये सब याद होगा आपको। तो अगली अभिक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसका जर्मनी फार्मूला क्या होगा बेटा, जैसे हमें A प्लस बी मिलकर AB दिए, ठीक है, और इसमें से क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा बाहर निकल रही है तो इसके साथ हम माइनस करके ऊष्मा को लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, जर्नली फार्मूला हो गया। ये इसका जर्नली फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर हमें क्या दिए, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब रिएक्शन का लास्ट प्रोसेस हमने आपको बैलेंस करना बताया, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सब सिंगल, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है बेटा वो 45 किलो कैलोरी निकलती है। कितना, 45 किलो कैलोरी, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको दोनों को बताया। आपको कंपैरिजन मतलब दोनों के बीच कंपैरिजन करके भी बता दिया कि ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में अंतर आपको कैसे लिखना है। डिफिनीशन आपको एज टी जैसे लिखना है और ऐसे एग्जाम्पल लिखकर आपको बता देना है। मैंने आपको ये भी बताया कि कंटेंट में लिख कर क्यों लाता हूँ, क्योंकि आपके टाइम को बचत करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जा सके। और उसके बाद आपको लिखाने का तात्पर्य ये है कि आपको बोर्ड तभी जज करेगा जब आप कॉपी में अच्छे से वहाँ पे लिख कर आओगे। अच्छे से जब आप लिख कर आओगे तो पूरा नंबर पाओगे। आपको कितना भी आ रहा हो, अगर आप कॉपी में नहीं लिख पाए, नहीं दर्शा पाए चीज़ों को, तो आपको कोई नहीं जान पाएगा। वो जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, वो आपको नहीं समझ पाएगा कि आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कई बार क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आता रहता है, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं लिख पाता है। तो इसलिए आपको लैंग्वेज भी लिखाया जा रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड में लिख कर आना है बेटा, MCQ नहीं होता है। तो आप इसको मैं साइड कर जाता हूँ, पॉज करके नोट करिए। और MCQ में भी 20 क्वेश्चन आपको मार्कशीट में आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट करिए, फिर अगली रिएक्शन हम आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड्स में 4 नंबर या 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पर लिखा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जनरली इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण को आपको जानना होगा और रिडक्शन अपचयन को जानना होगा। इसे बोलेंगे उपचयन और इसे बोलेंगे अपचयन। इसमें लिखा है समानता, सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से
अभिक्रिया करते हैं उन्हें, और इसी आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि समानता सभी तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वहाँ पर आपका एक ही क्वेश्चन आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि किस बेस पे हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेस है अपना वो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीकरण में होगा क्या, आइए जानते हैं। यहाँ पर हम 3 स्टेप में इसको जानेंगे और इसको जानेंगे, उसके बाद हम इसके आधार पर दोनों को करेंगे। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो होगा आपकी बुक में, वहाँ पर लिखा होगा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन का निकलना। और तीसरा पॉइंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये समझना है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया है। और अगर केमिस्ट्री की जब आप 11th 12th में आओगे तो वहाँ पर ये चीज़ें ना चलकर वहाँ पे चलेंगी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहाँ पर इस सब को उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन की ही चर्चा है आपके बुक में। तो यहाँ पर ऐसा होगा, एज इट इज आपको इसको याद रखना है, उसके बाद इसके बेस पे आपको पढ़ना है। और इसमें क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसमें सब रिवर्स प्रोसेस होगा इसका। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। और क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मतलब बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो मोटा मोटा हमने आपको क्या समझाया, उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो यहाँ तक आप अपने पेन पेपर में नोट करके वॉच करके मैं हट जाता हूँ। उसके बाद इसके बेस पे हम अगला टॉपिक इसी का कवर करते हैं। वहाँ पे हम आपको रिएक्शन भी बताएंगे, कैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे। यहाँ तक आप नोट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने ऑक्सीकरण में क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और रिडक्शन में क्या बताया हमने कि ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर ही हम ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ रहे हैं। तो वही यहाँ पर पहला उसमें का मेन टॉपिक निकल के आता है कि क्या होगा, ऑक्सीजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। मतलब मैंने आपको पहले क्या बताया था, कंपोजिशन, संयोजन, रिएक्शन। फिर मैंने क्या बताया आपको, डीकम्पोजिशन भी, संयोजन, रिएक्शन। तो वही संयोजन का मतलब क्या हो रहा है, एडिशन। हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसी के आधार पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है, और काफ़ी सारी रिएक्शन यहाँ पर है, उसको हम समझेंगे रिएक्शन में कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, Mg+O2 मिलकर हमें क्या बोल रहा है, MgO मिल रहा है। तो Mg ये आपकी फेवरेट रिएक्शन है। सबसे पहले मैं इसको बताया था आपको
कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या मिला, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, हमने क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे आप लोग कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है। आई होप, इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितना कॉन्सेप्ट बताया गया आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में रेड कलर का हार्ट बनाते जाइएगा कि हमें भी लगे कि आप लोगों तक चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से पहुँच रही हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब लास्ट प्रोसेस हमने क्या बताया था कि अभिक्रिया को बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। जब हमने 2 ऑक्सीजन कर लिया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है। उसी तरीके से जब हमने सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, अभिक्रिया को बैलेंस करना। तो देख लीजिए ये वाली रिएक्शन बैलेंस है। उसी तरीके से जब हमने कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण की होगी। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इस तरफ कितना, 1, हमने इसको क्या दिया, 2 कर दिया, तो कॉपर कितना हो गया, 2। इस तरफ कॉपर कितना है, 1, तो इस तरफ हम कितना कर देंगे, 2। आई होप कि ऑक्सीकरण आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अपचयन को देखते हैं, रिडक्शन को। लिखा है अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन में कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी या ऑक्सीजन का निकलना। आपकी जो एनसीईआरटी है वो क्या लिखती है, ऑक्सीजन का ह्रास होना। ह्रास का मतलब क्या होगा, उसमें से निकल रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। ये आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ऐसा आपको लिखना है उसमें। तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड से जब कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराए तो हमें KCl मिला और क्या मिला, ऑक्सीजन मिली। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गई, अलग हो गई। यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस है रिएक्शन को बैलेंस करना। इस तरफ ऑक्सीजन कितनी है, 2, इस तरफ कितनी है, 3। इसको हम कितना कर देंगे, 3। ये कितना हो गया, 6। इस तरफ कितना है, 3। इसको हम कितना कर दिए, 2। ये कितना हो गया, 2। चेक कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। फिर हमने इसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डिकम्पोज किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पर -2 हो गया। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। अब क्रिया को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर Ag होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, या इस तरीके से O2 कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने आपको 3 रिएक्शन दोनों में करके दिखाए। उसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वियोजन के, हाइड्रोजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर चिपका दो, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो और आपका डाउट का रिप्लाई
नाइट में जो 8 से 9, 10 का समय है उस टाइम पे आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ तक चीज़ों को नोट करिए, उसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ा। अब हम हाइड्रोजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ह्रास का मतलब कमी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अब इस तीनों रिएक्शन में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की कमी कैसे हुई। यहाँ पर सल्फर हाइड्रेट है, उसकी ऑक्सीजन हमने उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई। तो यहाँ पर जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, अरे यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकला, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब तो हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है। तो लास्ट प्रोसेस हमारा रिएक्शन बैलेंस करने का, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हमने इसको कितना कर दिया, 2। तो अब इस तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इस तरफ हाइड्रोजन कितना, 2, इसको हमने 2 कर दिया। सल्फर कितना हो गया, 2, इस तरफ हमने कितना कर दिया, 2। ये क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो दारू लोग पीते हैं वो यही बनी है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर जब यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। आप देख रहे होंगे रिएक्शन में, यहाँ पर OH था, एल्कोहल ग्रुप था, यहाँ पर सिर्फ CHO बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीकरण। लास्ट प्रोसेस रिएक्शन बैलेंस का तरफ, इस तरफ कितना है, 3 कार्बन कितना है, 1 2, कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4 4 2 6, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रेट है, अरे सोडियम हाइड्रेट है, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन में क्या गया, बाहर हाइड्रोजन बाहर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीकरण। रिएक्शन चेक कर लेते हैं, बैलेंस है, इस तरफ 2 कर दीजिए साहब, इस तरफ 2 कर दीजिए। आप देख रहे होंगे अभिक्रिया भी बैलेंस है, हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर हमने ऑक्सीडेशन को देख लिया। उसके बाद क्या है, अपचयन। अपचयन में क्या कह रहा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। यहाँ पर कैल्शियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्राइड बनाया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन होगा। लास्ट प्रोसेस रिएक्शन बैलेंस करने का, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की जब हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ पर क्या मिला, कॉपर मिला प्लस जल मिला, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन, क्या होगा, अपचयन। लास्ट प्रोसेस रिएक्शन बैलेंस करने का, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीडेशन और अपचयन को बता दिया गया है। यहाँ तक आपको सिंपल बढ़िया तरीके से रिएक्शन समझा दी गई हैं, और आप लोग सीक्वेंस से अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करिए, उसके बाद आप वॉच करके इसको नोट करिए। और आज ये लास्ट लेक्चर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, हमारी बातें आप तक अच्छे से पहुंच रही हों, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि जी हाँ समझ में आ रहा है, रेड कलर का हार्ट भी दे दीजिए। और जो समझ में ना आए, डाउट में ना हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वो मैंने बताया है, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, चैप्टर से रिलेटेड हो या टॉपिक से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।